अब वेटिंग में तो नहीं है, सबको ऐड कर लिया मैंने। या ओके। देखिए पहले ज़माने में वी आर ऑन पेज 17। अगर आप प्रीवियस एरा देखें तो उसमें ये होता था कि जो बायर और सेलर के दरमियान जो रिलेशनशिप होती थी दैट वाज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इसको ये कह देंगे जो कि बेसिकली गिव एंड टेक के ऊपर होता है सिंपली, और उसके अंदर फर्दर कोई वैल्यू एडिशन या कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो इसलिए आप सप्लायर को एक परचेज ऑर्डर देते थे, उस परचेज ऑर्डर के ऊपर वो आपकी रिक्विजिट क्वांटिटी रिक्विजिट क्वालिटी के साथ आपको सप्लाई कर देता था। दिस वाज ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। और इसमें जो है लोग सप्लायर्स को एट आर्म्स लेंथ रखते थे कि जाहिर है कि उनकी अपनी इंटेग्रिटी मुतासर होती थी अगर वो सप्लायर्स के साथ ज़्यादा नज़र आते थे। और बहुत जो हाई इंटेग्रिटी वाले लोग होते थे वो सप्लायर से कोई चीज़ गिफ्ट नहीं लेते थे। अभी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप जो है किसी सप्लायर से गिफ्ट अगर ले भी तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू ना हो, बहुत मिनिमम मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कि कैलेंडर ले लिया, डायरी ले लिया, उनका सुवेनियर पेन ले लिया, इस तरह की चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आपको वो PSL के टिकट्स खरीद कर दे रहा है या आपको अपने खर्चे पे पाकिस्तान से बाहर ले जा रहा है रिक्रेशनल टूर पे, दोज थिंग्स आर क्वेश्चनेबल, दोज थिंग्स आर स्टिल क्वेश्चनेबल। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर बाकायदा प्रोसीजर्स और पॉलिसीज होती है। हाँ, कुछ इंजीनियर्स को लेकर जाते हैं बाज़ वेंडर्स ताकि वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको समझा सकें, ट्रेन कर सकें। तो वो उस तरह केस में जो है यू नीड परमिशन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो आपको करना ज़रूरी होता है व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सप्लायर्स, क्योंकि आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं। उस पर एक दफ़ा स्पॉट लग जाए तो उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यू हैव टू कीप दैट थ्रू आउट योर लाइफ। लेकिन अब जो है वो बायर और सेलर के दरमियान ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से ज़्यादा म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि हर सप्लायर के साथ आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि बाद सप्लायर्स आपको ऑर्डिनरी आइटम सप्लाई करते हैं, ऐसे आइटम सप्लाई कर रहे हैं विच इज अवेलेबल एनीवेयर इन द मार्केट, एंड फाइंडिंग दोज आइटम्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो उनके साथ अब अगर आप ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं तो दैट इज ओके, दैट इज गुड, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जो आपके सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि आपके कोर बिजनेस पर जिनका इम्पैक्ट है, जिनका इम्पोर्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनके साथ आपका एक म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बन जाता है। और वो रिलेशनशिप के दरमियान फिर इस तरह से ट्रांजैक्शनल ही रहता, बल्कि एक कॉमन स्पेस बन जाता है जो दोनों शेयर करते हैं। और कॉमन स्पेस के अंदर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पता है ये सप्लायर्स आपको सही तरीके से इसके मुतालिक हेल्प करेंगे डिज़ाइन में, मटेरियल में और इसकी प्रैक्टिकलिटी में। तो ये सारी चीज़ें आपके दरमियान आती हैं। फिर टेक्नोलॉजी शेयर होती है। ज़ाहिर है कि जब आप कोई चीज़ डेवलप करवाना चाहते हैं अपने सप्लायर से, वेंडर से, क्योंकि आप बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर भी कराते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी आपको देखना होता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, उसको कितनी अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एप्पल एप्पल जो किया पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी को उसने असेस कर लिया है, अब उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाह रहा है, उसमें रोबोटिक्स लाना चाह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना चाह रहा है, तो उसके ऑटोमेशन लेकर आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है कि आपके सप्लायर्स या आपके पार्टनर्स कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद कमिटमेंट है कि जनाब दोनों के दरमियान एक जब म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप है तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी बन जाती है। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमेशा टू वे होती है, यानी आप भी अपने सप्लायर को ग्रो करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखते हैं, और वो भी इसी तरीके से इन रिटर्न आपके बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को इन माइंड रखता है। और व्हेन यू आर वर्किंग क्लोजर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लोग इस पर बात कर सकते हैं कि हम सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे एफिशिएंट करें, ताकि आप और ज़्यादा बेहतर प्राइस पे चीज़ों को ले सकें, अच्छी क्वालिटी पे ले सकें। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो आजकल वेंडर्स क्लोजली काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है।
केस स्टडी इन्होंने बताया है, दैट इज ऑफ ब्रिटविक, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है यूके की। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोक्योरमेंट के लिहाज से बहुत एडवांस लेवल की कंपनी है, और अभी हम देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट के लिहाज से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने मेच्योरिटी के लैडर पे ट्रैवल करती हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी और एडवांसमेंट, बट सम ऑर्गेनाइजेशंस आर एट दैट स्टेज। तो उसमें से जैसे ये कि आप कहें कि इंटेल है, इंटेल जो है उसको लोग नहीं बताते कि तुमने क्या प्रोड्यूस करना है, वो लोगों को बताता है कि अब आपने ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करना है, अब आपकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ये हो गई है जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस माइक्रो प्रोसेसर। तो इसी तरीके से बाज ऑर्गेनाइजेशंस एडवांसमेंट के इस लेवल पे डिफरेंट एस्पेक्ट पे हो सकते हैं। उसमें एक जो क्रिटिकल एरिया आप समझा जाता है दैट इज परचेज। तो परचेज को जो है वो देखा जाता है कि किस लेवल पे, उस लेवल पे देखने के लिए आपको किन किन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग वाले होते हैं वो 100 रुपीज अर्न करते हैं, उसमें से 80-85 रुपीज आपका परचेज स्पेंड करता है। अगर 100 रुपीज अर्न करना इंपॉर्टेंट है तो 85 रुपीज स्पेंड करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का सारा फोकस होता है 100 रुपीज अर्न करने पे। कम ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता था पहले, अब तो होता जा रहा है कि 85 रुपीज वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आता है। अगर वो अपने रेवेन्यू पे भी फोकस करें और अपने एक्सपेंसेस पे भी फोकस करें, स्पेंड पे भी फोकस करें, तो इस तरह से वो ज़्यादा बेहतर बॉटम लाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है, दैट इज स्पेंड एनालिसिस। द डॉलर यू आर स्पेंडिंग, बेसिकली यू अर्न दैट मनी इन ए हार्ड वे। जब आप उस डॉलर को अर्न कर रहे हैं हार्डशिप के साथ, और मार्केट में कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है, तो उसको जब आप खर्च कर रहे हैं तो आपको उतना ही विजिलेंट और केयरफुल होना चाहिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड एनालिसिस कर रही है, स्पेंड एनालिसिस करके देख रही है हम किन एरियाज में अपने डॉलर को स्पेंड कर रहे हैं। कोर एरियाज है, नॉन कोर एरियाज है, क्रिटिकल एरियाज है, नॉन क्रिटिकल एरियाज है। जी जनाब, तो सबसे पहले चीज़ जो है ना वो उसको कहते हैं स्पेंड एनालिसिस। ठीक है, अब स्पेंड एनालिसिस बहुत क्रिटिकली हो रहा है, उसको इवेलुएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ पे गुंजाइश हो जाती है। और जो जाहिर है कि बहुत सबसे बड़ी जो आपकी नॉलेज होती है दैट इज मार्केट नॉलेज एंड असेसमेंट। यू सर्वाइव इन द मार्केट, यू थ्राइव इन द मार्केट जस्ट बिकॉज यू नो द मार्केट। इफ यू डोंट नो द मार्केट यू कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जाहिर है दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं दैट इज मार्केट नॉलेज एंड असेसमेंट। ये कर रहे हैं, इस वजह से ये टॉप क्लास कंपनी समझी जाती है। फिर थर्ड थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जिसको कि लेटली बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा है, वरना इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं समझा जाता था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड निगोशिएशन करके या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ निगोशिएशन करके, लीगल को इन्वॉल्व करके, टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व करके, ऑर्गेनाइजेशन को बॉसेस को इन्वॉल्व करके आप बेहतरीन निगोशिएशन करते हैं। और वो निगोशिएशन आप समझते हैं कि यू हैव वॉन द निगोशिएशन ऑन द निगोशिएशन टेबल, करेक्ट करते हैं आप। उसके बाद क्या होता है, उसको आप किसी कॉन्फिडेंशियल ड्रॉअर में रख देते हैं, वो फाइल हो जाता है। और फिर उसके बाद वो बहुत सारे लोगों से शेयर भी नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल होता है एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको शेयर नहीं करना। जब आप शेयर नहीं करते तो लोगों को उसकी डिटेल्स ही नहीं पता होती। लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ना याद रहता है किसी को ये हम क्या टर्म्स नेगोशिएट की थी। तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्पेंड बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पे वो इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ा देता है आपका वेंडर, या प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देता है, या उसके अंदर जो वर्क फोर्स है उसकी तादाद बढ़ा देता है, और आप उसको डे टू डे बेसिस पे मैनेज करते रहते हैं बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग बैक टू योर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चेंज हो रहा है, अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बाकायदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेट किया जाता है, जनाब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड दिस वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट,
सो यू नीड टू बी विजिलेंट बिकॉज दिस इज योर पार्ट। तो ये अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में नया चेंज आया है, दैट्स वाई अभी आप प्रोक्योरमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, विच इज इम्पॉर्टेंट। फिर सप्लायर सेगमेंटेशन, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सप्लायर को सेगमेंटेशन करते हैं। आपका पेरिटोस प्रिंसिपल के मुताबिक 20% ऑफ द सप्लायर आपका 80% ऑफ द स्पेंड में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली आपको, और क्रिटिकल एरियाज में भी पेरिटोस प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो बेसिकली आपको 20% ऑफ द सप्लायर्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उनके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उनको अपना पार्टनर बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है वो सप्लायर सेगमेंटेशन और इम्पॉर्टेंट है। फिर एक और नया एरिया, ये सब प्रोक्योरमेंट के एरियाज है। रिस्क असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क असेसमेंट। पहले क्या होता था, परचेज वाले चीज परचेज कर रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, यूज हो रहा है, फिर परचेज कर रहे हैं, फिर यूज हो रहा है, फिर आ रहा है, सेफ्टी के लिए इतना मटेरियल रख लेते थे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का, इम्पोर्टेड आइटम का 6 महीने का, ये फिर उसकी शॉर्टेज ना हो। किसी को ये सोचता भी नहीं था कि वाई वी हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी इन द इन्वेंट्री, क्या इसको हम और फिर हम किस रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। बेसिकली रिस्क को हम मिटिगेट कर रहे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी के रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नॉन अवेलेबिलिटी के रिस्क को भी मिटिगेट नहीं करते थे। वजह उसकी ये कि एक ही सप्लायर के साथ आप कंटिन्यूसली काम करते चले जा रहे थे। एक वक्त आया कि वो सप्लायर बैंकरप्ट हो गया, मार्केट से चला गया, उसके प्लांट में आग लग गई, रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि जनाब वो सप्लाई नहीं कर सकता आपकी कंट्री को। तो आपने इस तरह के रिस्क की तो कोई असेसमेंट नहीं की थी, एकदम से आप वो है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो आपने पहले से प्लान नहीं किया था। वजह ये है कि आपने उसकी रिस्क असेसमेंट नहीं की थी। तो आप न सिर्फ ये कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क असेसमेंट किया जाता है, फंक्शनल रिस्क असेसमेंट किया जाता है, बल्कि वेंडर रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है। दैट्स वाई आप वेंडर्स को जो है एक ही कैटेगरी ऑफ मटेरियल में 2-3 वेंडर्स रखते हैं, ज्यादा वेंडर्स नहीं रखते, 2-3 वेंडर्स रखते हैं ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे। फिर आप वेंडर्स की सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, लेकिन आप वेंडर्स से हम ऐसी नेगोशिएशन कर रहे हैं तो वो इन द लॉन्ग रन मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वेंडर सर्वाइव नहीं करेगा तो वन डे ही विल बी आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द बिजनेस, और फिर यू विल बी लेफ्ट इन स्ट्रेंज पोजीशन कि आपको कोई बैकअप के लिए कोई चीज नहीं अवेलेबल होगी। तब ये सारी असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर, पहले सप्लायर अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर शेयर नहीं करता था, अब कॉस्ट स्ट्रक्चर बाकायदा शेयर करता है ताकि आप मेक श्योर करें कि उसको उसके ऊपर प्रॉपर रिवॉर्ड मिल रहा हो और ये बहुत ज्यादा आपसे पैसे अर्न नहीं कर रहा हो। फिर कॉस्ट बेंचमार्किंग तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट बेंचमार्किंग ये है कि अगर आप कोई कार बना रहे हैं और आपको एक कार की कॉस्ट पड़ रही है 1.5 मिलियन और दूसरा आपको कॉम्पिटिटर कार बना रहा है, उसको उसी तरह की सिमिलर कार के लिए 1.3 मिलियन कॉस्ट पड़ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज ए कॉस्ट एडवांटेज to your competitor provided both cars are considered or perceived in the market as same. तो इसलिए कॉस्ट स्ट्रक्चर को you need to look into this thoroughly, और जहां से भी आप कॉस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं you need to, क्योंकि पहले कंपटीशन होता था 2 ब्रांड्स के दरमियान, अब 200 ब्रांड्स के दरमियान होता है कंपटीशन, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि रेवेन्यू के लिए तो सेम डॉलर है कस्टमर्स के पास, ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन इज कॉस्ट। यूनिलीवर, P&G, नेस्ले ये कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, ये बहुत कम अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाते हैं और बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं प्राइस डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर हम इसकी कॉस्ट को अप करेंगे वी विल बी आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि वो भी उसी क्वालिटी की चीज बना रहे हैं, हम भी उसी क्वालिटी की चीज बना रहे हैं, तो जो प्राइस इंक्रीज करेगा दैट एंटिटी विल बी आउट ऑफ द मार्केट। बेंचमार्किंग हो गई कॉस्ट की, ये सारी चीजें हो गई। सर स्लाइड शो नहीं चल रहा है क्या? यार वो मेरे पास तो इनकी स्लाइड्स नहीं है,
अगर कोई साहब किताब को रन करना चाहें अगर उनके पास है तो दैट विल बी कन्वीनियंट। स्लाइड से मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं रिकॉर्डेड? सर, स्लाइड पे लिखा होता है ना तो समझ में भी आता रहता है। या कोई साहब अगर बुक को प्रेजेंट करना चाहें तो दैट विल बी कन्वीनियंट, ये हो सकता है किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है ना? आप लोगों के पास, सबके पास सॉफ्ट कॉपी है यार, तो आप पेज 18 डिस्प्ले कर दें, अच्छा है, यस गुड। ओके सर। हाँ प्लीज डिस्प्ले कर दें, मेरे पास भी है बट दैट इज ऑन माय व्हाट्सएप, मैं उसको इस पे कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, गुड आइडिया। तो अब जो आप जिन इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनमें से जो है स्ट्रेटजीज जो है, सबसे पहले इज सस्टेनेबल सोर्सिंग इनिशिएटिव। सस्टेनेबल सोर्सिंग इनिशिएटिव का क्या मतलब है, वो सब एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आप ऐसी जगह से प्रोडक्ट को सोर्स करें जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करें, मतलब दे आर इन द मार्केट टुडे बट वे बी आर, ठीक है बिल्कुल, यही पे रखे, पीछे जाएं। तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के बाद जो दूसरी चीज है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप रिड्यूस करते हैं, दैट विल बी गुड फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस। फिर लॉन्ग टर्म में आप कैसे सोर्स करेंगे? अगर आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह तो आपने देखा होगा कि खासतौर पर रॉ मटेरियल के सोर्स के ऊपर इस वक्त जो सुपर पावर्स हैं उनके दरमियान स्ट्रगल चल रही है, टग ऑफ वार चल रही है। और लास्ट ईयर चाइना ने क्या किया था कि जितने भी मेटल्स थे और दूसरे इस तरह के रॉ मटेरियल से उनके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी परचेज करके अपने पास स्टॉक कर ली थी, क्योंकि जब ये मटेरियल्स होंगे तो दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट। और इसी मटेरियल रिसोर्स के लिए जंगें भी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इन रिसोर्सेज में बहुत रिच होते हैं, और रिच होने की वजह से ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए इसको कॉन्फ्लिक्ट मिनरल भी कहते हैं, और इसको जो है वो कर्ज, मिनरल कर्ज भी कहते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस इलाके में वो मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं उस इलाके के लोगों को फायदा नहीं होता, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं और फिर उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती है। मिसाल के तौर पर डी बियर्स के ज्यादातर जो डायमंड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से डी बियर्स जो है एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई है, लेकिन अफ्रीका की कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, कांगो से इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे कब से जो है वो बलूचिस्तान में आपको पता होगा कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, सैंडेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट चलता है, उससे दूसरे कंट्रीज अर्न करते हैं, लेकिन उससे आज तक कभी पाकिस्तान को या बलूचिस्तान के लोगों को फायदा नहीं हुआ। ये एक इश्यू है पूरी दुनिया में, और इंसोर्सिंग इस वजह से एक स्ट्रेटेजिक एक्शन बन जाता है, और बाज मटेरियल्स ऐसे हैं जिसकी दुनिया में शॉर्टेज हो जाती है और आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो यू नीड टू मेक श्योर इफ यू वांट टू सर्वाइव देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसके लिए मटेरियल कैसे जनरेट करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी चीजें हो जाती है। ओके जनाब, अब ये आ जाइए इस मैट्रिक के ऊपर। इन्होंने कहा कि जी अगर आप रिस्क को देखें, प्रोक्योरमेंट पोजीशनिंग की टारगेट को आप उसके रिस्क देखें, तो रिस्क मेनली दो तरह के हैं, सप्लाई रिस्क और टेक्निकल रिस्क। अगर आपका सप्लाई रिस्क है कि किसी वजह से आपकी सप्लाई वल्नरेबल हो जाती है, जैसे ईरान पे एम्बार्गो लग गया, अब ईरान पे एम्बार्गो लग गया तो अब वो बेचारे कहीं से भी मटेरियल नहीं ले सकते, वो उनको फिर इलीगल या इनडायरेक्ट चैनल से मटेरियल परचेज करना पड़ता है, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ये सप्लाई रिस्क है। इसी तरीके से जब कोई कंट्री जो है अपना जहाज़ भेज देता है और वो फ्लो को रोक देता है, तो कई कंट्री से ऑयल सप्लाई रुक जाती है,
अमेरिका ऐसा करता है और यूके ने ऐसी हरकत की थी। तो ये सब सप्लाई रिस्क होते हैं। नॉर्मली तो आप यू टेक एज ग्रांटेड कि भाई आपको ऑयल सप्लाई होती रहेगी, क्योंकि पीएसओ, शेल और दूसरी एक दर्जन कंपनीज है वो आपको ऑयल सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर कंट्री को ऑयल सप्लाई रुक जाए तो फिर दैट इज ए रिस्क फॉर यू। तो अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल पावर प्लांट है और आप ऑयल खरीदते हैं, तो आपने उस रिस्क को कैसे मेडिकेट किया है? ठीक है, तो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, पहले उस रिस्क को मिटिगेट करती हैं, फिर बिजनेस में आती हैं। इसलिए आप देखें कि हपको ने क्या किया कि अपना प्लांट लगाया बाइको के साथ, ताकि अगर इनको कोई सप्लाई का थ्रेट आए भी तो बाइको को कम से कम लोकल सप्लाई से अपना प्लांट चला सके और उनको ऑयल की सप्लाई होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक्सट्रैक्शन होती है। ऑलमोस्ट 50% और सो पाकिस्तान अपने लोकल सोर्सेज से पूरा करता है। इसी तरीके से आप देखें, जब एक्सॉन ने 1950s में प्लांट लगाया था यहाँ पे, तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो कि जनाब मैं हम जो है कतर से इंपोर्ट करेंगे या किसी और अरब कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने वहाँ प्लांट उस वक्त लगाया जब वहाँ पे मारी गैस रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लोर हुए, और उन्होंने मारी गैस से कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वो लोकल रिसोर्स था। उस तरह उनके सप्लाई का रिस्क कम हो जाता है। तो जब आप बिजनेस को आर्किटेक्ट करते हैं तो ये परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोक्योरमेंट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस के सप्लाई रिस्क को मिनिमाइज करें। एलिमिनेट करना तो लफ्ज ज़्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट मिनिमाइज करें। तो आप देखें जो बड़ी कंपनीज हैं, जो विजनरी कंपनीज हैं, देख लीजिए कि वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करें, दुनिया में भी ऑपरेट करें, तो किस मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं ताकि उनका सप्लाई रिस्क कम हो सके। तो दूसरा रिस्क होता है टेक्निकल रिस्क। क्यों टेक्निकल रिस्क भी हो सकता है? टेक्निकल रिस्क क्या होता है कि आप पीआरएल के परचेज मैनेजर हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं, आपने जीई से जो है वो टरबाइन खरीदा। टरबाइन बहुत एक्सपेंसिव होता है, मिलियंस में आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट करते हैं आप, एडवांस में पेमेंट करते हैं, फिर वो 3 साल बाद वो आपको सप्लाई करता है। अब सप्लाई करता है, यहाँ पे आपके पास आ गया टरबाइन, अब उसे इंस्टॉल भी तो करना है, क्योंकि आपके पास तो इंस्टॉलेशन की एक्सपर्टीज नहीं है। वो तो जीई का इंजीनियर उसे इंस्टॉल करेगा, जी का इंजीनियर उसको ऑपरेशन में लाएगा और सिंक्रोनाइज करेगा। तो ये सब आपके लिए रिस्क है। अगर फर्ज कीजिए कि कोरोना आ जाता है तो जी का इंजीनियर ट्रैवल करके पाकिस्तान नहीं आएगा, तो आपका टेक्निकल रिस्क हाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको प्रोक्योरमेंट ने मिटिगेट करना होता है। आप कोई एक सोल्यूशन फौरन नहीं बना सकते, और उस वक्त आप बना भी लें तो आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट। जी प्लीज आस्क, प्लीज क्वेश्चन पूछें। जी मोहित खान साहब पूछें। यस मोहित खान साहब, आपने हैंड रेज किया है, गलती से रेज हो गया है और यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। सोते में हाथ पड़ गया लगता है। ओके, someone is trying to say something। ये कहाँ चला गया? हाँ ये जी ओसामा साहब, यू वांट टू से समथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे सही, आप टाइप करके बता दें। ओसामा आपका माइक खुला हुआ है, मोहित आपने हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है एंड और मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप चैट में टाइप करके बता दें। ओके, और माइक बंद कर दीजिए। वजह उसकी ये है कि आपकी माइक की वजह से डिस्टरबेंस होती है। ओके थैंक यू। जी आरिफ साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बात है, आवाज इस तरह क्यों आ रही है सबकी? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है। मेरी यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। जी जी सर क्लियर है। और आप? नाउ यू कैन हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। गुड गुड, तुम्हारी आवाज भी सही आ रही है, लेकिन बाद लोगों की आवाज जो है वो नहीं आ रही है। ओके, जिनकी आवाज नहीं आ रही है वो चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो रिस्क है ना, एक क्वेश्चन ये था, अभी आपने जैसे बताया कि
फॉर एग्जांपल अब टेक्निकल पर्सन जो है वो कमीशनिंग के लिए ऑन साइट आएगा, जैसे आपने जी की एग्जांपल दी अभी। तो आपने बोला इसके इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टेक्निकल को आपने कुछ अल्टरनेटिव सोचना है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने ही प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल दूं, जिसमें हम लोग एक पूरा 4-5 ऑफशोर पूरे प्लांट्स जो है वो नए लगा रहे हैं। उसमें एक इक्विपमेंट तो नहीं है, हजारों डिफरेंट इक्विपमेंट है, कंप्रेसर और पंप्स वगैरह काफी चीजें। हर एक जो है अपनी अपनी कमीशनिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज से आएगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो इस तरह से मिटिगेट नहीं किया जा सकता या कि अल्टरनेट नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि इतनी सारी इक्विपमेंट्स हैं और सारी एयर कंप्रेसर हैं, गैस कंप्रेसर हैं, टरबाइंस हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, सब आएंगे अपनी अपनी कमीशनिंग करेंगे और सब अपनी अपनी कंपनी से टेक्निकल पर्सन भेजेंगे। तो इस तरह में तो फिर मिटिगेट नहीं किया जा सकता, या इतनी बड़ी पैमाने पर तो आप डिफरेंट टीम्स हायर नहीं कर सकते ना फिर। उसके रिस्क मिटिगेशन का एक तरीका ये है कि आपके अपने पर्सनल भी कुछ ट्रेंड हो उन चीज़ों के ऊपर, कि जस्ट इन जी केस अगर आपको ट्रेंड पर्सनल ना मिले तो वो फिर मैनेज कर सके। और इसी तरह आप हायरिंग भी करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ऐसे लोगों को लेते हैं जो फॉर्मर जी के होते हैं या इस तरह और इसी तरह के रेलिवेंट एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप एक रिस्क मिटिगेट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक 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 ठीक, जैसे तो हमारी अपनी हुकअप एंड कमीशनिंग टीम है, वो फिर उनके साथ अगर उनमें से कोई लैग करे तो हम लोग फॉलो करें, ऐसा ही कुछ, राइट? जी जी जी, और सारे रिस्क आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेट करने का एक तरीका ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वो भी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है कि जनाब इन केस ऑफ फेल्योर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगी। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर उसी तरीके से प्रोजेक्ट्स के अंदर आप हेजिंग करते हैं, हेजिंग भी एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। रिस्क वो क्या है कि जो आप इंपोर्ट्स करते हैं वो डॉलर में इंपोर्ट्स करते हैं, अब प्रोजेक्ट आपने एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर उसकी आरओआई डेवलप की है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर डॉलर की प्राइस शूट कर जाती है, रुपया डेप्रिशिएट कर जाता है, तो आपके प्रोजेक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मे बी वो फिजिबल ना रहे। इसलिए आप बैंक के पास जाकर के डॉलर की हेजिंग करते हैं, बैंक से एक फिक्स रेट पे डॉलर नेगोशिएट कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये फाइनेंशियल रिस्क मिनिमाइजेशन है। टेक्निकल रिस्क मिनिमाइजेशन इस तरह से हो सकती है कि आप किसी अल्टरनेट सोर्स को भी जहन में रखें या उनसे इनफॉर्मली नेगोशिएट करते रहें कि इन केस अगर ये लोग अवेलेबल नहीं है तो वो आ सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी अगर आपने नए इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं तो उसमें ओईएम के आप मोहताज होते हैं, क्योंकि ओईएम अगर आपने ओईएम के अलावा किसी और से कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन करवाई तो ईएम अपनी गारंटी वारंटी खत्म कर देता है। इस किस्म के इश्यूज तो हैं। तो कुछ रिस्क तो बिजनेस के इनहेरेंट रहते हैं, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जितने रिस्क को आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज गुड। प्लांट में आग लग जाए, ये एक रिस्क है, लेकिन आप उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना, कि जनाब प्लांट में आग लगे ही नहीं। अब प्लांट में आग लग जाए तो आप उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम रखते हैं ताकि कम डैमेज हो। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि एक विजिलेंट प्रोक्योरमेंट मैनेजर जिनको इंस्टॉल करता है। अच्छा जनाब, ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सॉरी यार। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो वेल नोटेड आया ना, मैंने कहा शायद ज्यादा explain। नहीं 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 नहीं, अभी मैं और मैं भी डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस का नोट कर रहा था जो हमने ड्यूरिंग कोविड फेस किए, तो उसके ऊपर। अच्छा, चले ठीक, ओके। ओके। तो जनाब ये तो इसलिए रिस्क को आजकल फॉर्मली प्लानिंग का हिस्सा है, और जबकि आज से 30 साल पहले मैंने नहीं देखा कि कोई रिस्क की बातें करता हो या रिस्क को इतना सीरियसली लेता था। बस फॉर्मली फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग हो गई या इस तरह से हमने स्प्रिंकलर्स चेक कर लिए, बाज़ औक़ात तो वो भी नहीं चेक करते थे, वो चेक होते थे जब आग लगती थी। लेकिन अब रिस्क को फॉर्मली कंसिडर किया जाता है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी होती है। तो रिस्क जो है या तो आपका हाई होगा या लो होगा, दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं इस वजह से, वरना वो मीडियम भी हो सकता है, लो के हाईएस्ट पे हो सकता है, हाई के हाई पे हो सकता है। लेकिन हम इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम 2x2 के मैट्रिक्स से समझे ना तो वह काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, रिस्क या तो हाई है या रिस्क फिर लो है। इसी तरीके से प्रॉफिट उस चीज़ के मुतालिक जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉफिट पोटेंशियल या तो लो है या हाई है। अच्छा, रिस्क भी लो है, प्रॉफिट पोटेंशियल भी लो है, तो ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करे। ये एरिया नहीं है, तो रूटीन का एरिया है, तो रूटीन में चीजें परचेज हो रही हैं, आ रही हैं,
और उसमें कोई ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कॉमन स्टेशनरी की। अच्छा, हाँ आता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो नहीं, वो इसी वजह से कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाना। बैठो। अच्छा चलो ठीक। तो वो जो है ना, ये ऐसी चीज़ें रूटीन है, जैसे कि आप लुब्रिकेंट्स खरीदते हैं या ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं, इसमें कोई ख़ास रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे सप्लायर्स हैं, अगर एक सप्लायर नहीं देगा दूसरा सप्लायर दे देगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल पर्पस लुब्रिकेंट्स जैसे हाई टेम्परेचर ग्रीज वगैरह होते हैं। जर्नल जो आइटम्स होते हैं उसमें ये रूटीन आइटम होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों का रिस्क बहुत हाई होता है, प्रॉफिट पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे पीआरएल के लड़के हैं यहाँ पे, तो वो मैकेनिकल सील्स खरीदते हैं, बियरिंग्स खरीदते हैं, जो उनके ओवरऑल ऑपरेशन के मुकाबले में कोई इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो ये प्लांट बंद कर सकते हैं। तो इनके इनके ऊपर काम करके आप कोई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कुछ प्रोप्राइटरी आइटम्स होते हैं, कुछ जो है ओईएम आइटम्स होते हैं। ओईएम की गारंटी वारंटी में आपकी मशीन है तो आप ओईएम ही से लेना चाहते हैं ताकि गारंटी वारंटी मिस ना करें। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि ओईएम जो चीज़ प्रोवाइड करे वो बेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओईएम बाज़ औक़ात सिर्फ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है कि उसकी गारंटी पीरियड निकल जाए। तो अक्सर इंजीनियर जो है रेट्रोफिट काम करते रहते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लेकर के आते हैं। तो ये बॉटल नेक्स का प्रॉब्लम होता है कि बॉटल नेक की वजह से आपका ऑपरेशन बंद हो जाएगा। इसके ऊपर आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगते, जैसे मैकेनिकल सील्स हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं, एक पंप का एक मैकेनिकल सील है तो आप 4 बैकअप में रखते हैं कि वो फेल होगा दूसरा लगा देंगे और फौरन हम 4 और ऑर्डर कर देंगे। बिकॉज ये बॉटल नेक चीज़ है, अगर मैकेनिकल सील्स अवेलेबल नहीं हो तो पंप ही नहीं चलेगा और फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे जी। इसीलिए बहुत सारे लोग जी आर मैकेनिकल सील के बजाय वो फिर ग्लैंड पैकिंग्स यूज करते हैं ताकि वो फेल्यूर एब्रप्ट ना हो जी। जी सर, बहुत आपने बड़ी परफेक्ट बात की है। इसके लिए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, तो इसके लिए आजकल आपने देखा है, आप जब भी प्रोक्योरमेंट होती है तो कोई ऐसा पंप प्रोक्योर करते हैं तो उसके लिए 2 इयर्स ऑफ ऑपरेशनल जो भी स्पेयर्स होते हैं वो भी लेके रख लेते हैं। फिर उसके लिए स्टॉक को कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी किया जाता है। अगर वो एमएसएल से नीचे होता है तो उसको प्रोक्योर किया जाता है ताकि लास्ट मोमेंट पे अनसर्टिनिटी कोई स्ट्राइक ना करे और कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसका वो प्रोक्योरमेंट टाइम 2 से 3 महीने हो और वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए सफिशिएंट स्टॉक जो सा होता है वो ऑलरेडी मेंटेन करके रखते हैं ताकि उस रिस्क को मिनिमाइज कर सके, बिल्कुल जीरो लेवल पे ला सके। जी तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह बाकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हमेशा रेडी होते हैं, फायर अलार्म्स हैं उसका प्रॉपर चेकअप होता रहता है। जी तो जी ये सारी चीजें, अच्छा ये डिपेंड करता है, रिस्क का भी फैक्टर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल एंड गैस फील्ड में अगर हम आते हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि ये ऐसी क्रिटिकलिटी है। एक छोटी सी लापरवाही, अगर कोई पंप में वाइब्रेशन है और उसकी वजह से अगर कोई बड़ा कॉज हो सकता है तो उसको उसी वक्त ही रेक्टिफाई करके उसको डीला नहीं लेते, उसको उसी वक्त ही रेक्टिफाई करते हैं और उसको इमीडिएटली उसका रिजॉल्व करते हैं। तो यही इशू है और मेरे ख्याल से रिस्क फैक्टर जो है वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर ऑयल एंड गैस है तो ज्यादा है, अगर एक सप्लायर है और अगर वो सप्लाई कर रहा है, या मेरे ख्याल से जो बाकी कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है उनमें मिनिमाइज। तो हमारे यहाँ पे तो पूरा एक डिपार्टमेंट है HSEQ का, और उसके अलावा हमारे पास एक होता है लॉस इंजरी टाइम। उस पे हम आवर्स हमारे बकायदा मेंशन होते हैं कि जी ये 4 साल हो गए हैं यहाँ पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई अनसर्टिनिटी नहीं हुई है, कुछ नहीं है, वो रिकॉर्डेड होते हैं और उस पे बकायदा अवार्ड किया जाता है। जी वो जब एक खास लेवल पे मेंटेन्ड होते हैं उसके बाद फिर कभी जो भी डिसाइड करती है मैनेजमेंट पर उस सबको इनाम दिया जाता है, क्योंकि सब मिलके उसको मेक श्योर करते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा मिसहैप ना हो या कुछ ना हो, तो प्रॉपर उसकी वो होती है। तो ट्रू मैं ये ऐड करना चाहता था। बिल्कुल। जैसे मैं पहले जाता था एंग्रो में या फेरी फर्टिलाइजर में, तो उनके दरवाजे के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि 380 डेज विदाउट एनी एक्सीडेंट। तो यस, ये बिल्कुल ये प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और ये जाहिर है उनके लिए बहुत एजाज़ की बात होती है कि इतने सारे डेज हो गए हैं और दे आर रनिंग इट विदाउट एनी एक्सीडेंट। खासतौर पे ऑयल एंड गैस और केमिकल में दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, और इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा मेजर्स भी ज़्यादा लेते हैं आप लोग। ओके गुड। तो बॉटल नेक बेसिकली वो चीज़ें होते हैं जिनके ऊपर आपके ज़्यादा डॉलर्स नहीं लगते लेकिन वो रिस्की होते हैं। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई
और प्लांट बंद हो सकता है, इसीलिए उसको बॉटलनेक कहा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। ये क्रिटिकल आइटम्स है, जैसे आपका रॉ मटेरियल है, ये क्रिटिकल आइटम है। वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है, कमोडिटी है, लेकिन उसकी शॉर्टेज हो सकती है। उसकी शॉर्टेज की वजह से अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपका प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल आइटम्स में आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका के प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत हाई होता है और रिस्क लो होता है। ये सबसे अच्छा होता है, आप इसे लेवरेज कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट पोटेंशियल अपना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं तो आपको देखना होगा कि आपने कौन कौन से आइटम्स में डील कर रहे हैं और किन आइटम्स को किस आप कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स बॉटलनेक को और क्रिटिकल को यू नीड टू हैंडल योरसेल्फ, उसके ऊपर आप ज़्यादा मॉनिटरिंग करें। और लेवरेज को आप टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। और जब भी मौका हो कि उसके अंदर आप एडवांटेज ले सकें तो ज़रूर एडवांटेज लें। जी ओके, अभी आ जाइए आप टेबल 1.3 पे। यस, टेबल 1.3 आगे आए। ये और आगे हैं। ये इसी की थोड़ी डिटेल्स हैं, वो हम ज़्यादातर चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई पॉइंट रह गया तो बहुत ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं। जी, ये टेबल 1.3 एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स डिटरमिनिंग रिस्क। आप एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। अब आप जब डिसीजन मेकिंग पे पढ़ेंगे तो मैंने वही रूटीन और नॉन रूटीन बाइंग में एक्सप्लेन किया है। अगर आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, ठीक है, पहली दफ़ा खरीद रहे, तो रिस्क हाई है, क्योंकि आपको पता नहीं है उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है, किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से उसकी लाइफ होती है, और मे बी मार्केट में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट टाइम परचेज में आपको पता नहीं चलता है, कम पता चलता है, बहुत सारे ऑप्शंस रह जाते हैं। बट जैसे जैसे आप परचेज करना शुरू करते हैं तो आपको और ऑप्शंस भी पता चलना होता है। तो फर्स्ट टाइम परचेज थोड़ा सा रिस्कियर होता है। जब वो फ्रीक्वेंट परचेज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप किसी वेंडर से लुब्रिकेंट खरीद रहे हैं। अब लुब्रिकेंट जब आपने फर्स्ट टाइम परचेज किया है, स्पेशल पर्पस लुब्रिकेंट खरीदा है, तो ये फर्स्ट टाइम परचेज में थोड़ा सा हाई रिस्क है। लेकिन जब आप उसे अप्लाई करते हैं, वो सही लगता है, फिर आप रेगुलर परचेज करना शुरू कर देते हैं, उसका रिस्क लो हो जाता है। फिर इसी तरीके से सप्लाई डिमांड बैलेंस, मार्केट के अंदर चीज़ें जो मैनेज हो रही होती हैं वो सप्लाई और डिमांड से मैनेज हो रही होती है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो वो सरप्लस हो जाता है मार्केट के अंदर। और इसी तरीके से सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो शॉर्टेज हो जाती है। इन दोनों को मैच करने का तरीका जो मार्केट के अंदर ये होता है कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड मैच कर जाता है सप्लाई को। जिस तरह के आपने चिकन के केस में देखा होगा कि कभी प्राइस उसकी 200 रुपीज़ पर केजी होती है, कभी 400 रुपीज़ पर केजी होती है। इट इज सिंपली ए मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब वो 400 केजी कर देते हैं तो फिर लोगों के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता चिकन खरीदना, फिर वो दूसरे ऑप्शंस पे चले जाते हैं, मीट के दूसरे ऑप्शंस जो अवेलेबल है उस पर चले जाते हैं। इस तरह वहाँ पे प्राइस होती है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कमोडिटीज़ के ख़ास तौर पे प्राइसेस अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो मार्केट मैकेनिज्म उसको डिटरमिन करता है उनकी प्राइस को, और वो उसका लीवर है डिमांड और सप्लाई। तो जब आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड हाई और सप्लाई कम है तो आपका हाई रिस्क प्रोडक्ट है, और जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वो लो रिस्क प्रोडक्ट है। लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो ये कंडीशन ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी और कोई एक दो प्लेयर मार्केट से निकल जाएंगे। जब एक दो प्लेयर मार्केट से निकल जाएंगे तो सिचुएशन में चेंज। तो इसलिए यू नीड टू कीप एन आई ऑन द सिचुएशन, पर्टिकुलरली वो अगर आपका लिवरेज्ड आइटम है। फिर सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी। सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि जैसे ये आप नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है,
तो आप जो है वो खरीद रहे हैं किसी से, वो रिटेलर है, और रिटेलर खरीद रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है ओईएम से। तो अब आपका ओईएम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जबकि बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि ओईएम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए ताकि दरमियान में से इंटरमीडियरीज एलिमिनेट हो जाए। एक तो प्राइस का एडवांटेज हो, दूसरा ये कि टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, डिटेल्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ओईएम प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि रिटेलर से ना लें, बल्कि आप ओईएम से लें। आप लोकल रिटेलर से सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपके पास कोई आदमी हो जिसका गिरबान पकड़ सके, वरना आप प्रेफर करते हैं ओईएम से लेने के लिए। जी फराज। सर इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा। एक तो आपने जैसे कहा ओईएम से डायरेक्ट रिलेशन हो जाए, तो इसमें हमारे पास तो इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ओईएम क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ओसीएम से लेता है, जो ओरिजिनल खाली कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होता है, तो हम लोग ऑपरेशनल स्पेयर्स या जो 2 इयर्स जिसे कहते हैं या फर्दर, हम तो ओसीएम से भी कांटेक्ट करके उनका ही पार्ट नंबर लेते हैं, क्योंकि ओईएम अपने प्राइस ऐड करता है उसमें और फिर अपने एक प्रोडक्ट बना के बेचता है। तो हम तो ओसीएम का भी लेते हैं कि कल को 2 साल या 4 साल के बाद जब खाली वो स्पेसिफिक कंपोनेंट की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट ओसीएम में कांटेक्ट करके वो कंपोनेंट मंगाया जाए और ओईएम की भी जरूरत ना पड़े। गुड, ये तो और अच्छी बात आपने ऐड की है। तो ओसीएम भी होता है, यस बिल्कुल सही बात है। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो वाइब्रेशन एनालाइजर बनाती हैं, सेल करती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कंपनीज ऐसी होती है जो वाइब्रेशन एनालाइजर नहीं बनाती, वो किसी से खरीदते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ओरिजिनल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते हैं, यस वी डू मोर कॉस्ट सेविंग एंड थैंक यू। ओईएम के पास जाने का एक मकसद ये भी होता है कि दरमियान में जो आपके इतने सारे चैनल्स हैं उनके प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करके आप ज़्यादा बेहतर प्राइसेस ले सकें। बाज़ केसेस में जो है ओईएम प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोकल एजेंट को और आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप लोकल एजेंट के थ्रू में लें, थ्रू प्रोडक्ट लें, तो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज आते हैं प्रोक्योरमेंट को। बाज़ कंपनीज इस तरह करती हैं कि वो अगर आप लोकल से ना भी ले रहे हो, लोकल एजेंट से आप डायरेक्ट ओईएम या ओसीएम से ले रहे हो, तब भी जो है वो अपने लोकल एजेंट को कुछ परसेंटेज देते हैं उस बिजनेस का, क्योंकि लोकल एजेंट उनके ओवरऑल बिजनेस इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा और शायद किसी हद तक सही भी, ये डिपेंड ये भी करता है कि आप खुद किस प्रोक्योरमेंट में, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर एक आपको ओईएम कांटेक्ट नहीं करेगा, हर एक ओसीएम आपको कांटेक्ट नहीं करेगा या आपको इतना आगे तक नहीं जाने देगा अगर आप एक नॉर्मल सी किसी प्रोक्योरमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर जैसे सीमेंस है, इमर्सन है, या जी जैसे आपने बताया, या सऊदी अरामको है हमारे पास, जैसे इन सब के लिए फिर ये है कि क्योंकि ये लोग भागते हैं वेंडर इनमें रेगुलेटेड वेंडर बनने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये भी डिपेंड करता है इस पे कि किस अप्रोच तक आप जा पा रहे हैं हायरार्की में, क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी है खुद। जी, खुद आपकी कौन सी कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि ये जो एंग्रो है या पाकिस्तान रिफाइनरी है, ये डायरेक्ट ओईएम से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसी वजह से कि वो अपने रिस्क को और कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं। मगर बहुत सारी कंपनीज हैं वो ईज देखती हैं। मिसाल के तौर पर नेशनल रिफाइनरी की अब प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हो तो मुझे नहीं मालूम, मगर नेशनल रिफाइनरी ज़्यादा परचेजेस करता था लोकल एजेंट से, और पाकिस्तान रिफाइनरी ज़्यादा परचेजेस करता था ओईएम से। हालांकि पाकिस्तान रिफाइनरी छोटी है कंपेयर टू एनआर, लेकिन उस ज़माने में पीआरएल की प्रैक्टिसेस ज़्यादा बेहतर थी। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरा परसेप्शन है। ओके, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब नेशनल रिफाइनरी प्राइवेटाइज नहीं हुई थी। फिर सप्लाई चेन, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क है। आपको ऑफ कोर्स हर प्रोडक्ट के अंदर फाइनेंशियल रिस्क है, जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी फाइनेंशियल रिस्क उसमें ज़्यादा है, जिसकी प्राइस कम है, यानी लो प्राइस आइटम है। ये नहीं है कि आप 2 आइटम खरीदे, उसमें एक हाई प्राइस है एक लो प्राइस है, तो हाई प्राइस में फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। नो, हाई प्राइस में फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट में कहा जाता है कि यू आर नेवर फायर्ड फॉर परचेजिंग एन आईबीएम कंप्यूटर। ठीक है, आईबीएम के कंप्यूटर महंगे होते हैं, लेकिन उससे आप परचेज करें, वो वर्क नहीं करे, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप कोई चाइनीज कंप्यूटर खरीदते हैं, वो वर्क नहीं करेगा, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुराद यहाँ पे ये है
तो जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं उसमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होता है। टरबाइन खरीदने में फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू एक मैकेनिकल सील खरीदना। ठीक है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रिस्क, तो सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के रिस्क जाहिर है कि आप ज़्यादा होता है जब आप शहर में ऑपरेट कर रहे होते हैं, और सेफ्टी और एनवायरनमेंट का रिस्क थोड़ा कम होता है जब आप कोई रिमोट एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और फिर रेगुलेटरी भी होता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी और एनवायरनमेंट का रिस्क कम हो जाता है। नहीं करते हैं तो भोपाल जैसा इंसिडेंस हो जाता है यूनियन कार्बाइड का। अच्छा, डिज़ाइन मैच्योरिटी, अगर किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन या मैच्योरिटी जो है वो न्यू है, इनोवेटिव है, तो वो रिस्की होता है क्योंकि वो फेल भी हो सकता है। जैसे आईफोन के सारे मॉडल्स कामयाब नहीं हुए क्योंकि एक आध मॉडल में प्रॉब्लम आई तो वो अच्छे सेल नहीं हुए। तो न्यू प्रोडक्ट्स में, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। टेस्टेड, टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट्स में रिस्क कम होता है क्योंकि उसके बारे में लोगों का एक्सपीरियंस बन चुका होता है, फीडबैक आ चुका होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हाई, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स है तो उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में रिस्क हाई है, और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है तो उसको प्रोक्योर करने में रिस्क कम है। तो ये आपको फैक्टर्स रिस्क के डिटरमिन करने होते हैं जब आप प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, इन एडिशन टू वो जो 2x2 मैट्रिक्स है रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल। अच्छा, प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल में कह रहे हैं मार्केट, सबसे पहले आप किसी चीज को प्रोक्योर करते हैं और आपके लिए स्ट्रेटेजिक नेचर का है, आप सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, तो वहां से आपको चीजें प्रोक्योर करना आसान है, ये आपके लिए ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आपने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुगर खरीदना है तो नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर 70 शुगर मिल्स इन पाकिस्तान, और 70 की 70 शुगर मिल्स फेल हो जाए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और जस्ट इन केस खुदा न खास्ता ऐसा हो भी जाए तो यू कैन ऑलवेज परचेज इट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि वहाँ भी शुगर प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हों, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, प्रोडक्ट की नेचर कमोडिटी की हो, तो उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव होता है कि रिस्क लो होता है। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोनोपोली की पोजीशन है या ओलिगोपोली की पोजीशन है, तो ऐसी सूरत में आपका रिस्क हाई हो जाता है। यानी वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, एक ही कंपनी दे सकती है, या सिर्फ 2 कंपनीज दे सकती हैं, तो उसमें अंदर आपके पास गुंजाइश कम होती है नेगोशिएट करने की या एडवांटेज करने की। जैसे जी से टरबाइन खरीदते हैं, अब लार्ज साइज टरबाइन बनाने वाली दुनिया की एक ही काबिल जिक्र कंपनी है वो, तो उससे आप बहुत ज्यादा टर्म्स नेगोशिएट नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, वैल्यू ऑफ स्पेंड, ऑफ कोर्स ये तो सिंपल सी चीज है, अगर आपकी स्पेंड हाई वैल्यू की है तो इट इज इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसमें काम करने का, और उसकी वैल्यू ही लो है तो उसमें काम करने का पोटेंशियल कोई खास नहीं है। सप्लाई डिमांड बैलेंस, सप्लाई डिमांड बैलेंस, जब किसी के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो वहाँ पे निगोशिएट करने का पोटेंशियल बहुत हाई है। स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसकी जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो सब की सब मार्केट में सेल हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि आप एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो कार मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी एक स्टील मिल से नेगोशिएट करके पूरी कैपेसिटी परचेज कर लें तो यू विल गेट गुड प्राइस, क्योंकि वो जाहिर है कि फुल पोटेंशियल पे चलाएंगे तो कम प्राइस में भी सेल करके प्रॉफिटेबल होंगे। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है कि आप पूरे उनके साथ नेगोशिएट करके पूरे साल की प्रोडक्शन बुक कर सकते हैं। जी उसामा, यस प्लीज। सर अगर एक से ले रहे होंगे तो रिस्क नहीं बढ़ जाएगा? रिस्क इसलिए नहीं है कि इस तरह की चीज़ों में अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं तो वो बेहतर रहता है, और इसमें रिस्क इसलिए भी नहीं है कि अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से आगा स्टील बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर आप एग्रीमेंट दूसरे के साथ कर सकते हैं। स्टील मिल तो कराची में 150 है, 200 के करीब है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत है ना। फॉर एग्जांपल आगा स्टील का कोई मसला आ जाता है XYZ, तो उसकी वजह से हम रिस्क बढ़ गया ना। अगर मसला आता है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मार्केट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।
क्योंकि स्टील कोई एक नहीं बना रहा। लेकिन जब आप एक से एग्रीमेंट करते हैं तो आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको लोएस्ट प्राइस पे वो आपको बिड कर देगा, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने ओपन कर देगा कि जनाब इस प्रोडक्शन के ऊपर मुझे इतना प्रॉफिटेबिलिटी है, आप 10% मुझे दे दें उसके ऊपर, आई एम विलिंग टू सेल इट दैट प्राइस। तो आप बहुत लुक्रेटिव प्राइस पे एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये उस वाले सेगमेंट में आता है जो कि रिस्क जिसका लो है और पोटेंशियल हाई है, दैट इज लिवरेज कर सकते हैं। तो लिवरेज करने का तरीका ये है कि आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लें, और एग्रीमेंट करने के बाद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई भी पार्टनरशिप फॉर एवर नहीं चलती है। तो अगर प्रॉब्लम आए तो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, अगर जब तक कि आप उसके साथ एग्रीमेंट में हैं आप बेस्ट प्राइस पे स्टील परचेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, अभी मार्केट में हम लोग ये टाइम बेस्ड जो है एग्रीमेंट होता है, यानी 1 ईयर का कॉल आउट एग्रीमेंट कर लिया आपने किसी के साथ भी, तो वो बहुत रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है, क्योंकि आप जब एग्रीमेंट करते हैं उससे पहले आप वर्किंग कर लेते हैं। 3 आपने कोटेशंस ले ली ऑलरेडी, और उसमें क्वालिटी और लोएस्ट प्राइस को देख के आपने एक को चूज किया फॉर 1 ईयर। अगर वो 1 ईयर में सही आपके साथ रिलेशनशिप बरकरार रखता है तो नेक्स्ट फर्दर। और कुछ कंपनी में ये होता है कि हर साल जो है 3 बिड्स लेते हैं और फिर वो कॉल आउट एग्रीमेंट बनाते हैं। जी बिल्कुल, उससे आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। और दूसरा तरीका ये है उसामा, अगर आप समझते हैं कि रिस्क है तो आप स्टील से अपनी 80% ऑफ द रिक्वायरमेंट परचेज करें और 20% आप सप्लायर बी से परचेज करें, ताकि आपके पास ऑप्शन में जी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 20% स्टील आपको उस प्राइस पे नहीं मिलेगी जिस प्राइस पे आपको 80% स्टील मिल रहा है। तो मैं सर अगर शेयरिंग के हवाले से बताऊं तो ये वॉल्सवैगन का मैं पढ़ रहा था, तो उनका था कि वो लोग सिंगल सप्लायर बेस थी, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रोडक्ट है, तो चाइना के अंदर 4-5 प्लांट है, वो एक से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट कंट्रीज में वो और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उनको इस पेंडेमिक के थ्रू बड़ा मुश्किल हुआ, उनको अपनी लाइंस बंद करनी पड़ी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी XYZ। लेकिन उसी के बरक्स जो एक और जर्मन कंपनी है सनोफी, उसका एक पॉलिसी है कि वो हर जगह पे 2 सप्लायर्स रखती है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, जो उनके मेजर क्रिटिकल सप्लायर्स है उनके अगेंस्ट 2 सप्लायर्स को रेडी रखती है। तो उनका रिस्क कुछ हद तक मिटिगेट हो गया कंपेयर टू वॉल्सवैगन, तो ही दोनों जर्मन कंपनीज। जी जी, तो आप उस दो लिहाज ऑप्शन से रख सकते हैं, या 2 ऑप्शन रख सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी ज्यादा प्राइस मिलेगी लेकिन रिस्क मिटिगेशन हो जाएगी। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं। जैसे एसकेएफ ने चाइना में बाओ स्टील की पूरी प्रोडक्शन परचेज कर ली है, 100% उनकी प्रोडक्शन एसकेएफ लेता है, उससे उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है। और चूंकि बियरिंग मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है तो उनको कॉम्पिटिटिवनेस में एज मिल जाता है। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग का एक्ट है, और आप एक चीज को बैलेंस करेंगे दूसरी चीज थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। तो सर इसको थोड़ा सा इस तरह से भी एलाबोरेट किया जा सकता है कि जी अगर इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड देयर इज अ मैनी कंपटीटर्स, तो आप सिंगल वेंडर से एग्रीमेंट कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्राइसेस। जी जी और जी अगर आप आउट ऑफ कंट्री कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो you don't know the complete market of abroad, so you can create alternate vendors. जी जी बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट वेंडर्स क्रिएट करने में मकसद ही होता है कि रिस्क मिटिगेट करें, तो जहाँ पे रिस्क हाई है आप ऑल्टरनेट वेंडर रखें। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो आइडेंटिकल प्रोसेसेस होते हैं और लिटिल ऑटोमेशन, तो जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में वहाँ पे हाई पोटेंशियल है, और जहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेशन है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स वेल डिफाइंड है, तो वहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं है काम करने का। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, अगर तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में प्रिमिटिव स्टेज में है वहाँ पे आप जाते हैं काम करते हैं तो आपके लिए काम करने का बहुत रूम है। लेकिन अगर कहीं पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टेज पे आ चुका है कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन चुकी हैं, तो ये हाई मेच्योरिटी का लेवल है, तो वहाँ पे एज ए प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप करने की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। राइट, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाए। Okay, sir. थैंक यू।
ओके जनाब, वेलकम बैक। आज असलम साहब नहीं है क्लास में? हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, सो यू आर लिसनिंग मी? या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, राइट? जी सर। यस सर। ओके गुड। ओके, उसके बाद ये एक मेथड है जिसको कहते हैं 7 स्टेप मेथड, और वो बेसिकली बॉटलनेक आइटम्स को असाइन किया जाता है। किस तरीके से असाइन करते हैं कि रिस्क और प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल को आके आप फैक्टर्स को डिटरमिन कर दें। यानी जो जो भी आप रिस्क इसमें समझते हैं उन फैक्टर्स को कर दें, और प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल ये लिखे हुए हैं, ये देखें इसी पे आए जी, प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल ये लिखा है ना। आप उसे लिस्ट डाउन कर लेते हैं, जो भी आप कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं उसके आप प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल को लिस्ट डाउन कर दें कि इसके अंदर प्रोक्योरमेंट पोटेंशियल के क्या क्या फैक्टर्स हैं। लोकल बाइंग कर सकते हैं, फॉरेन बाइंग कर सकते हैं, प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लिवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस तरह के आप अपने आइटम से रिलेटेड 5-6 आइटम जो है वो फैक्टर्स डिटरमिन कर लेते हैं। फैक्टर्स डिटरमिन करने के बाद आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस 7 स्टेप मॉडल टेबल 1.5 जी, ये चीज। तो उसमें आप फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टेप में आपने किया कि उनके आपने फैक्टर्स, पहले लाइन में आपने सारे फैक्टर्स डिटरमिन कर लिए। फिर फैक्टर्स डिटरमिन करने के बाद उन सबको वेटेज असाइन करते हैं। किसी को आप 15% वेटेज दे सकते हैं, किसी को 25% वेटेज दे सकते हैं, किसी को 5% वेटेज दे सकते हैं। इस तरह से जो आपने 6 या 7 फैक्टर्स डिटरमिन किए हैं उनको आप मुख्तलिफ वेटेज दे दें, मगर वेटेज का टोटल 1 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप वेटेज परसेंटेज डिफाइन करते करते 200% तक चले गए, नहीं, वेटेज का परसेंटेज 100% होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, दूसरे कॉलम में आप रेटिंग देंगे 1 2 3 4 की। ठीक है, 1 2 3 4 की उन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है। जनाब अगर डिमांड जो है वो एक्सीड करती है सप्लाई से तो 4 है, और डिमांड इक्वल टू सप्लाई है तो उसको 3 रेटिंग दे दें, और अगर एम्पल कैपेसिटी है तो उसको 2 रेटिंग दे दें, और चौथी क्या है, कंसीडरेबल ओवर कैपेसिटी है तो उसको 1 रेटिंग दे दें। फिर हर चीज के लिहाज से जो सिचुएशन है उस यानी परसेंटेज को कोई एक नंबर असाइन करेंगे आप, 4 3 2 1 में से कोई एक नंबर असाइन करेंगे। वो नंबर असाइन करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल आ जाता है 2.8। तो 2.8 का मतलब है कि ये जो है ये एक लो रिस्क आइटम है। जिस तरह जीपीए को आप इंटरप्रेट करते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको भी इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि इसके जो नंबर्स आएंगे वो इसी तरह आएंगे जैसे जीपीए आता है। इस तरह की असाइनमेंट करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कई एक्सरसाइजेस की जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को भी इसी प्रोसेस पे बनाया जाता है, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को भी इसी प्रोसेस पे बनाया जाता है। एंड लेट मी लुक एट द गूगल, शायद अब मैं उसका कुछ सैंपल ढूंढ लूँ। जी, ये देखें, ये बेसिकली है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ईएफई मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है, लेकिन बिल्कुल यही एग्जैक्ट प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि आप हर फैक्टर्स एनालाइज करेंगे, फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद उसे वेटेज देंगे। यहाँ पे देखिए आप सबको वेटेज दिया हुआ है सारे फैक्टर्स को, और उन सब वेटेज का जो टोटल आ रहा है वो 100 आ रहा है।
उसके बाद आप उसे रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आप रेटिंग दें 4 3 2 1, और 4 3 2 1 की डेफिनेशन आपकी किताब में दी हुई है। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, टोटल वेटेड स्कोर आ जाएगा, जो कि इसके केस में 2.46 है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस की एबिलिटी बहुत कम है अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करने की, काफ़ी कम है, इतनी कम है जितने किसी की 2.5 जीपी होती है, उनके उसका कॉम्पिटिटिव होने की पॉसिबिलिटी कम होती है अगर हम जीपीए को क्राइटेरिया ले लें। ठीक है जनाब, तो ये इसी तरीके से अगर 3.5 आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट को, एक्सटर्नल फैक्टर को एड्रेस करने की। तो ये एक तरीका इन्होंने बताया है। अगर आप प्रोक्योरमेंट में चाहें तो 7 स्टेप मेथड से मैट्रिक्स बना सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी प्रोक्योरमेंट बेहतर है, या इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, कम एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये भी एक तरीका होता है। ओके, अगली चीज़ है सप्लायर प्रेफरेंसिंग। सप्लायर प्रेफरेंसिंग में बेसिकली आपको बताया गया है कि टेबल के दूसरे साइड क्या होता है। देखिए, जिस तरह से आप बायर हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से जो टेबल के दूसरे साइड आदमी बैठा हुआ है वो सेलिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने सप्लायर्स को कैटेगराइज करते हैं कि ये जो है हमारा क्रिटिकल सप्लायर है, ये हमारा रूटीन मटेरियल का सप्लायर है, सी कैटेगरी के सप्लायर है, जिस तरह से भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एवेलुएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेलर एक कंपनी जो होती है वो अपने कस्टमर्स को रेट करती है। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो की कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को कहते हैं वो स्मॉल कस्टमर्स हैं, या इस तरह से भी मैनेज करते हैं कि ये लो प्रॉफिट कस्टमर है। कुछ कस्टमर्स को कहते हैं कि जनाब ये हाई प्रॉफिट कस्टमर है। ओके, तो इस तरह से मुख्तलिफ कस्टमर्स को जो मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स दिखाया था वो आप लोगों को नजर आया था? नो, आंसर इज नो। नहीं सर, कौन सा मैट्रिक्स सर? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी यार, मैंने आप लोगों को आसानी के लिए एक मैट्रिक्स सर्च करके बताया था, लेकिन चूंकि मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ तो आपको नजर नहीं आया। 12 दिखा देगा। ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है ना, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, और ये मैं अब आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। उससे पहले मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा था, बट आई वाज एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग एक्चुअली। अगर फराज प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, राइट? सर मैंने स्टॉप कर दिया, आप कैरी ऑन करें। जी प्लीज, थैंक यू। ये जो 7 स्टेप मेथड बताया ना अभी, जो मैंने आपको किताब से एक्सप्लेन किया, ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्चुअली आप जो फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं उसकी वेटेज डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हर फैक्टर की वेटेज डिफाइन की गई है, उन वेटेज का टोटल 100 आना चाहिए। तो इस तरह आप जो वेटेज दे रहे हैं इस तरह से वेटेज देंगे कि टोटल 100 आएगा। फिर आप उसे रेटिंग दे देंगे, रेटिंग 1 2 3 4 की वही रेटिंग है जो कि आपने अभी अपने किताब में देखी कि 1 2 3 4 की रेटिंग कैसे देते हैं। ओवर सप्लाई की सूरत में 1 की रेटिंग दे देते हैं, और अंडर सप्लाई की सूरत में 4 की रेटिंग दे देते हैं। फिर आप वेट और रेटिंग को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वेटेड स्कोर आ जाता है।
जैसे यहाँ पे वेटेड स्कोर आ गया 2.46, तो 2.46 वेटेड स्कोर का मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है एक्सटर्नल मार्केट को एड्रेस करने की। अगर यहाँ पे 3.46 होता तो हम कहते हैं कि इसकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है एक्सटर्नल मार्केट को एड्रेस करने की। तो इस तरह से ये 7 स्टेप मॉडल बनाया जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता दिया। इज इट ओके नाउ? यस सर। हाँ प्लीज। तो अब आप वो प्रेजेंट कर दें प्लीज। जी वो प्रेजेंट कर दें। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि जब जिस तरह से आप होते हैं कि आप सप्लायर्स को रेट करते हैं, इसी तरह जो आपके सप्लायर्स होते हैं, द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, वो भी आपको एनालाइज कर रहा है, वो भी आपको रेट कर रहा है। उसके लिए आप एक ऑर्डिनरी कस्टमर हो सकते हैं, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कस्टमर हो सकते हैं, हाई वैल्यू कस्टमर हो सकते हैं, लो वैल्यू कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में तो ये एनालिसिस भी समझना एज ए परचेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगला आदमी आपको किस तरह परसीव कर रहा है। उस अगला आदमी आपको किस तरह परसीव कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन में की अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। की अकाउंट कौन लोग होते हैं? जो ज्यादा डॉलर वैल्यू में आपकी चीजें परचेज करते हैं, वो की अकाउंट है। जैसे आप देखें कि शेरेटन ऑफिस होटल का, जिसका नाम मूव एंड पिक रख दिया, मूव एंड पिक होटल में कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा। अच्छा, शेरेटन को हलीफ वाले एज की अकाउंट देखते हैं, मुझे देखते हैं एज ऑर्डिनरी कस्टमर, क्योंकि मैं जाता हूँ वो एक पूरा पैकेट उठा के ले आता हूँ, उनका 2 पैकेट उठा के ले आता हूँ, पूरे महीने में 4 कार्टन खरीद लेता हूँ, 5 कार्टन खरीद लेता हूँ। लेकिन जो मूव एंड पिक है वो उससे मे बी 10,000 लीटर ए डे खरीदता है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा हाई कंजम्पशन है मिल्क की। तो इसलिए उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल आदमी रखा हुआ है की अकाउंट, जो उनको रोजाना की बेसिस पे सर्विस देता है और मेक श्योर करता है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट जा रही हो। उनको बहुत अच्छा डीप डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, और प्रोडक्ट को उनके डोर स्टेप पे पहुंचाता है। मेरे जैसे कस्टमर के लिए जो छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, वो कहता है खुद जाओ, जाकर के रिटेल से खरीद लो, तुम्हें प्राइस भी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, इसलिए कि तुम बहुत कम क्वांटिटी में खरीद रहे हो, तो तुम मेरे लिए रिटेल कस्टमर हो। रिटेल कस्टमर जो है छोटा कस्टमर होता है, और वो उनका की अकाउंट है। जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने अकाउंट्स को इसी तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। पीएसओ के लिए रेलवे की अकाउंट है। पाकिस्तान स्टील मिल जब चलता था तो उनके लिए की अकाउंट था। तो इस तरह से जो बड़े कस्टमर्स होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर एफर्ट्स भी ज्यादा लगाते हैं। जो छोटे कस्टमर्स होते हैं उसके ऊपर सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम एफर्ट लगाती है। तो आप हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटे कस्टमर हो, मिसाल के तौर पे आप वैसे तो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खरीदते हो, लेकिन ऑफिस सप्लाईज आप बहुत कम खरीदते हो, आपका पेपरलेस एनवायरनमेंट है, ये हो सकता है। ठीक है, तो फिगर 1.5 पे आ जाइए, सप्लायर ऑब्जेक्टिव। तो फिगर 1.5, नॉट टेबल 1.5, फिगर 1.5। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये दिस वन, थैंक यू। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप एज एन अकाउंट बोलते हैं, पता है ना आपको, जो सेल्स की टर्मिनोलॉजी में कस्टमर को अकाउंट बोलते हैं, और जो बड़ा कस्टमर होता है उसको की अकाउंट बोलते हैं। तो एज ए की अकाउंट जो है, हो सकता है कि आपकी अट्रैक्शन लो हो सकता है आपकी अट्रैक्शन हाई हो, और आपसे रेवेन्यू हो सकता है कम आ रहा हो, प्रॉफिट कम आ रहा हो, वैल्यू कम आ रही हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। अगर आपकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट भी आपसे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यू आर ए की अकाउंट, यू आर ए कोर कस्टमर। ऑलरेडी आप उससे बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर को पैम्पर किया जाता है, डिफेंड किया जाता है, क्लोजली मैनेज किया जाता है, और बहुत हाई लेवल ऑफ सर्विस देते हैं, उसके तमाम क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि कोई कॉम्पिटिटर कहीं से रास्ता ना बना सके। ये आपका कोर कस्टमर है, ये आपको बटर देता है। और जो न्यूजेंस कस्टमर है, इससे आप ब्रेड भी नहीं कमा पाते हैं, बहुत मामूली सी चीजें उससे आप करते हैं, तो इसलिए आप उसको लो अटेंशन देते हैं। ठीक है,
जैसे बाटा है, बाटा जो है वो उसके लिए मिलिट्री एक कोर कस्टमर है, पुलिस एक कोर कस्टमर है, तो जब भी वो परचेज करेंगे लाखों की तादाद में जूते खरीदेंगे, तो वो कोर कस्टमर है। और जो एक जूते खरीदता है साल में 2 साल में, तो वो उसके लिए लो अट्रैक्शन है, लो इंटरेस्ट है, तो वो न्यूजेंस है। और जिसका के फर्ज कीजिए कि अभी तो अट्रैक्शन लो है, आपसे कम बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम करें तो वो ज्यादा बिजनेस दे सकता है। तो ऐसा कस्टमर एक्सप्लॉयटेबल है, यानी उसको आप एक्सप्लोर करके ज्यादा बेहतर कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कस्टमर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको कि आप अकाउंट की अट्रैक्शन तो ज्यादा हो, लेकिन अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन हो, वैल्यू कम हो, तो फिर उसको आप डेवलप करके कोर तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को आप डेवलप करते हैं ताकि वो कोर पे चले जाए। तो ये होता है जो कि एक सेलर डिफाइन करता है आपको। तो एज ए परचेज मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको आपका सप्लायर, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लायर किस कैटेगरी में रखता है। जैसे बेयरिंग्स का सप्लायर, जो मैकेनिकल सील्स का सप्लायर्स ऑयल एंड गैस को कोर कैटेगरी में रखता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस के लिए मैकेनिकल सील की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो जो राइस मिल है उसको न्यूजेंस कैटेगरी में रखता है, क्योंकि वहाँ उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम है, 1-2 जगह पे कहीं एप्लीकेशन हो तो ये इस तरह से सप्लायर ऑर्गेनाइजेशंस आपको डिफाइन करती है। तो जब आपको पता हो कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, तो आप उसी तरह से नेगोशिएट करते हैं। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर जब भी मैं फर्टिलाइजर कंपनी में गया, जब भी मैं रिफाइनरीज में गया, तो बहुत चौड़े होकर के नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि दे नो इट कि वो हमारे जिन प्रोडक्ट्स में मैं डील करता था वो की कस्टमर है, ओके। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाए कि आपको सप्लायर किस कैटेगरी में रखता है, तो आपके लिए निगोशिएशन के लिए एक लीवरेज मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया गया, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। देखिए, जो परचेज होता है ना, वो देखता है, अगला टॉपिक पे आ जाइए, टोटल एक्विजिशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसमें आइसबर्ग दिखाया हुआ है। परचेज जो है वो आपको हाँ ये पहले ये देखा जाता था कि जिस चीज को परचेज किया जा रहा है उसकी प्राइस क्या है, और अगर आप 2 डिफरेंट वेंडर से परचेज कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर ली, इसने 2 रुपए कोट किया, इसने 3 रुपए कोट किया, 2 रुपए वाले से परचेज कर लिया। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, और फिर उसके बाद हम इस आइसबर्ग को भी देख लेते हैं। ये आइसबर्ग से वाकिफ होंगे आप लोग मेरे ख्याल में। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप एक प्रिंटर खरीदते हैं, बहुत सस्ता प्रिंटर है, वेरी गुड, आपने खरीद लिया, लेकिन जब आप प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं और प्रिंटर का टोनर ख़त्म हो जाता है, तो आप फिर टोनर खरीदते हैं। पता चला प्रिंटर तो 6000 का है, उसका टोनर 4000 रुपीज़ का है। तो प्रिंटर ने, जो कंपनी थी, उसने अपना प्रिंटर बेच करके पैसा नहीं कमाया, हो सकता है लॉस किया हो, लेकिन अब जिंदगी भर आप उसके कैप्टिव कस्टमर हैं, आप उससे टोनर खरीदते रहेंगे, एंड दैट कंपनी विल मेक मनी थ्रू दैट टोनर। तो बहुत सारी कंपनीज की ये स्ट्रेटेजी होती है कि कैपिटल आइटम को लो प्राइस पे सेल कर दो, और फिर उसके बाद जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उसके हायर प्राइसेस वसूल करो। सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई पंप खरीदते हैं, जब आप पंप खरीदते हैं तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे प्राइस खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद जब आप उसे यूज़ करते हैं तो पंप को कंटिन्यू करने के लिए कभी आपको उसका बेयरिंग खरीदना होता है, कभी उसका मैकेनिकल सील खरीदना होता है, कभी आपको उसका एम्पेलर भी खरीदना होता है, ठीक, कभी आपको उसका शाफ्ट भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक इंजीनियर्स की जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि OEM से खरीदो। वो समझते हैं कि OEM ने बेस्ट पार्ट लगाया है उसके अंदर। OEM कभी भी उसके अंदर बेस्ट पार्ट नहीं लगाता, वो तो वो पार्ट लगाता है जो उसकी गारंटी वारंटी पीरियड को निकालते हैं। लेकिन इंजीनियर्स की एक मेंटालिटी होती है कि OEM से परचेज करते रहो, और उसमें एक सेफ्टी ये होती है कि जब आप OEM से परचेज करते हैं वो फेल होता रहता है, कोई आपसे पूछता नहीं है। वो कुछ इंजीनियर्स होते हैं
जो उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा फेल हो रहा है, क्या हम इसके मैकेनिकल सील को, बेयरिंग्स को, शाफ्ट को चेंज करके क्या हम बेहतर कर सकते हैं कि ये इसके फेल्योर रेट कम हो जाए। वो करते भी हैं, इसको रेट्रोफिट कहते हैं। तो अब आप उससे जिंदगी भर पंप मैन्युफैक्चरर से मैकेनिकल सील खरीदते रहेंगे, बेयरिंग्स खरीदते रहेंगे, उसका पर्टिकुलर लुब्रिकेंट खरीदते रहेंगे, इम्पेलर खरीदते रहेंगे, शाफ्ट खरीदते रहेंगे, एंड दे विल बी मेकिंग मनी फ्रॉम दीज स्पेयर पार्ट्स। इसी तरह पूरे सीमेंट प्लांट में होता है, इसी तरह तमाम प्रोसेसिंग प्लांट्स में होता है कि वो प्लांट्स बहुत कॉम्पिटिटिव बिडिंग में सेल होते हैं, लेकिन जो उसका सेलर होता है वो स्पेयर पार्ट्स में अर्न करता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों की हिडन कॉस्ट होती है। जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि आप देखें कि जो सबसे ऊपर जो है वो प्राइस है। प्राइस का मतलब हुआ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये पूरा आइसबर्ग नहीं है। अब अगर आपको सप्लायर ने आइसबर्ग का छोटा सा पार्ट दिखाया कि प्राइस तो इतना सा है, यू आर हैप्पी, आप कम प्राइस दे करके खरीद लेते। लेकिन पता चला कि डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, सपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, डिफेक्टिव वर्क को बार बार रीवर्क करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट होती है, उसमें आपका मैन पावर लगता है, उसमें आपके प्रोडक्ट्स लगते हैं, फिर उसमें कंज्यूमेबल्स बहुत तेज़ी से खर्च होते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो जैसे मैकेनिकल सील्स हैं, बेयरिंग्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, ये सब कंज्यूमेबल्स हैं कि वो उसमें लगते हैं और फिर वो जब खराब हो जाता है तो आप चेंज कर देते हैं, फिर दूसरा लगा देते हैं। मतलब कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। जब जाहिर है इन सब के आप स्पेयर पार्ट्स रखेंगे विच आर एक्सपेंसिव, इन्वेंट्री की कॉस्ट भी हो जाएगी। फिर वो आपको अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, डिले है। फिर आपका ये क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन चार्जेस, जैसे जी लेता है इंस्पेक्शन चार्जेस, वो बहुत ह्यूज है। फिर हैंडलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट को लाना, इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें हैंडलिंग कॉस्ट में शामिल है। तो आपको हो सकता है जी टर्बाइन दे $1 मिलियन में और ये सीधी सारी कॉस्ट मिला करके $3 मिलियन हो जाए। इसलिए आप जब भी कोई प्राइस नेगोशिएशन करते हैं तो यू नीड टू लुक इनटू टोटल कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो है, जैसे ये कि आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप एयर कंडीशनर खरीदें, एसी खरीदें, 1 साल 2 साल से ज्यादा आजकल एसी चलता ही नहीं, तो फिर उसको रिपेयर कराओ, वो 5-6 हज़ार 8 हज़ार खर्च हो जाते हैं, वो 2 महीने बाद फिर खत्म हो जाता है, फिर उसको रिपेयर कराओ। इससे बेहतर है आप एक दफा एक अच्छा एसी ले लें, दैट विल वर्क फॉर 5 years और आपको कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो ये चीज लेस कॉस्टली कंपेयर टू मैं एक ऐसा एसी खरीदूं जिसको हर साल रिपेयर मेंटेनेंस में मैं 8-10 हज़ार रुपए खर्च करता हूँ। तो ये एक कंपैरिजन है जो अब इंजीनियर्स करते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स करते हैं कि मुझे टोटल कॉस्ट इसकी क्या पड़ेगी, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इसको लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर लाइफ साइकिल कॉस्ट में जब जाहिर है कि इस जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको आजकल प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की भी कॉस्ट आती है, कफन दफन का खर्चा, तो वो उस कॉस्ट को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। तो ये सब मिला करके टोटल एक्विजिशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर, तो आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे ना जाएं, बल्कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे जाएं एंड ओनरशिप पे जाएं। अच्छा, स्पेसिफिकेशन एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट मैनेजर का हथियार होता है कि वो जो ऑर्डिनरी सप्लायर्स हैं उनको साइड में कर सके। स्पेसिफिकेशन को अगर बहुत ज्यादा आप वर्कआउट करके बनाएंगे तो दैट विल गो टू योर डिसएडवांटेज। रीजन इसके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को मीट तो कर देगा कोई ना कोई वेंडर, बट कॉस्ट विल बी एक्सॉर्बिटेंटली हाई। इसलिए जब भी आप इस चीज के स्पेसिफिकेशन बनाएं, इंजीनियर्स के साथ मिलकर के बनाएं, तो ये चीज ध्यान में रखें कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उसके मस्ट हैव फीचर्स कौन से हैं और नाइस टू हैव फीचर्स कौन से। तो नाइस टू हैव फीचर्स अगर मिल रहे हैं, उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, गुड। लेकिन अगर नाइस टू हैव फीचर्स के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, व्हाई यू आर परचेजिंग दैट। तो इसलिए
आप जो है वो स्पेसिफिकेशन को उस तरह से इस तरह से मैनेज करें कि मार्केट में उस तरह की प्रोडक्ट आसानी से दस्तयाब हो, अच्छे प्राइस पे दस्तयाब हो, तो स्पेसिफिकेशन को ऐसे वर्कआउट करें। अब लेकिन सर एक जो पेपरा पे हम काम कर रहे होते हैं, जी जी तो जी, अक्सर ये होता है कि हम एक मुझे स्पेसिफिकेशन मालूम था कि पेपरा सेपरा आई है जी। यस, तो हमें इतनी डिफिकल्टीज होती है, मतलब मेरा पूरा कैरियर जो है वो मल्टीनेशनल में गुजरा, वहाँ पे तो पेपरा होती ही नहीं। लेकिन हाँ अब मैं जो हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जहाँ पे पेपरा को इन्वॉल्व करना होता है, खासतौर पे जैसे ही हम 5 लाख से ऊपर की कोई परचेजिंग करते हैं, पेपरा आ जाता है बीच में। उसके ऊपर इतने मसले मसाइल हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मतलब जब मैं आई नो। मकसद में टेक्निकल इवेल्युएशन कर रहे होते हैं ना, हमें स्पेसिफिकेशन हम 1 घंटे में बनाते हैं और टेक्निकल इवेल्युएशन में हमें 5-5 दिन लग जाते हैं। मतलब एक शख्स जो है उसको बता रहे हैं कि ये हमें चीज़ चाहिए, उसने क्या किया, पूरा ब्रोशर अपलोड कर दिया 300 आइटम्स का, और कह रहा है सर्च कर लो। और फिर उसको हम बोल रहे हैं, वो भाई अकल के वली, हमें एक चीज़ चाहिए, मैं 300 आइटम क्यों पढ़ूंगा, इसकी स्पेसिफाइड ब्रोशर दो। वो रिप्लाई नहीं करेगा, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, फिर वो जो है डिफरेंट एंगल से आपको जो है, अगर जितना बड़ा होगा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मिलियंस में है कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो साला अदालत चला जाता है। तो और फिर जो हमारा प्रिक्योरमेंट पे टॉप पे बैठा हुआ है, वो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करता है कि ये कोई भी ऐसा सिनेरियो ना बने कि हम किसी को खामखा रिजेक्ट करें। तो अल्टीमेटली हमें गलत चीज़, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कोई गलत चीज़ प्रिक्योर हो जाती है। देखिए पेपरा सेपरा जनरल प्रॉब्लम है, और बेसिकली पेपरा सेपरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सख्त रूल्स बना दिए। उसको भी लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एक बियरिंग फॉर एग्जांपल परचेज करनी है, उसकी मार्केट प्राइस है 200 रुपये, कोई सप्लायर उसको 50 रुपये में कोट कर देगा, तो उससे कम्पीट कर ही नहीं सकता। वो टेंडर ले लेगा, फर्ज कीजिए कि 1000 बियरिंग्स की सप्लाई है, वो 200 सप्लाई करेगा, पिछले गेट से वापस वो रिसीव कर लेगा, फिर उसी को सप्लाई करेगा, फिर इसी को सप्लाई करेगा, और इस तरीके से वो अपनी क्वांटिटी पूरी कर देता है। तो इस तरह की हरकतें हैं गवर्नमेंट में, बहुत सारी इस तरह की हरकतें मैं देखता रहा हूँ अपने करियर के दौरान। और सेपरा पेपरा तो बिल्कुल ही हाथ बांधने की वो होते हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, आई नो। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिकल हल निकाले गवर्नमेंट। तो सर इशू है। स्पेसिफाइड बिडिंग पे चले जाए ना, स्पेसिफाइड बिडिंग कर लें। हाँ वो जो टू एनवलप होता है, एक फाइनेंशियल हाँ, होते हैं और एक स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन टेक्निकल, जितनी भी सब चीजें होती हैं जी उसकी जी जी। स्पेसिफाइड बिडिंग पे चले जाएं। तो ये पेपरा वाला मसला है, 300 आइटम पढ़ने की क्या जरूरत है एक आइटम के लिए। हाँ, मगर इस किस्म के प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, आई नो। अगर टू एनवेलप बिडिंग कर लें तो फिर स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली बनाए, किसी एक मैन्युफैक्चरर के मुताबिक बनाए, बिकॉज यू वांट टू परचेज दैट यू कैन डू। लेकिन ये कि अब बहुत लिटिल यानी कि रूम तीन तीन आइटम 30 वेंडरों के 300 आइटम पढ़ने से बेहतर है कि बंदा पहले अपना होमवर्क कर ले और स्पेसिफिकेशन डिजाइन कर ले, स्पेसिफिकेशन डिजाइन करके टू एंड बिल्डिंग करा ले। करते हैं। वो एक नहीं, प्रॉब्लम। ऐसा मोहित भाई, ये सब कुछ किया जाता है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ। हाँ बस आप ये समझ लें कि हम एसकेएफ का नाम नहीं ले सकते। जैसे सर एसकेएफ में और हम ये बैरिंग चाहिए, तो मैं अपनी स्पेक्स के अंदर एसकेएफ का नाम नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा कि एसकेएफ का जो बैरिंग है, फॉर एग्जांपल 6310 है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो उस 6310 के स्पेक्स पूरे कॉपी करूंगा, फिर उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करूंगा जेनेरिक, ताकि वो उसको चैलेंज ना कर सके कि ये किसी ब्रांड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। फिर सेकंड, उसको जब सब कुछ ये कर लिया मैंने, उसके अंदर वो क्या करेगा कि उससे मिलता जुलता हमें कोड करेगा, मतलब जो हमारी टी है, टी के लिए कोड करेगा, एसकेएफ का ब्रोशर देगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या करेगा कि कोई भी लोकल एनटीएन वगैरह जो सप्लाई कर देगा, और कहेगा कि मेरे पास जो एसकेएफ अवेलेबल नहीं था, आपका टाइम पीरियड कम था। ये बेसिकली सारे चक्कर हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट का इट्स ए नेवर एंडिंग डिस्कशन। वी अंडरस्टैंड, बंद कीजिए आप अपना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड वी अंडरस्टैंड कि इसका सोल्यूशन एट टाइम्स टफ हो जाता है। कभी कभी बहुत ही स्पेसिफिक आइटम हो, उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही आपने क्लोजली बनाए हैं, तो उसमें शायद इतनी टफ आपको टफनेस नहीं मिलती।
लेकिन बाज़ औक़ात मिल जाती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ऑथोराइज एजेंट है, उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है और एक आदमी जो ऑथोराइज्ड ही नहीं है वो भी कोट कर देता है। अब कहाँ से लाएगा? लाता है, ले आता सर है, वो एग्जैक्टली वो कोट करता है और सप्लाई भी कर देता है। अप्लाई भी कर देता है। अब अभी आप क्या एग्जैक्टली मेरे भी शेल्फ के अंदर अराउंड कोई 8 आइटम पड़े हुए हैं मैकेनिकल सील के। हमने क्या किया कि हमने ईगल बर्गमैन की सीलें ली जो हमारे ट्रंकी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। ईगल बर्गमैन ने क्या किया, हमें बहुत हाई कॉस्ट पे वो सप्लाई कर दी। फर्स्ट टाइम तो हम मजबूर थे, ले लिया हमने। सेकंड टाइम हमने जब सोर्सिंग की तो हमने निकाला यूके का एक ब्रांड है AES सील, वो वन ऑफ द बेस्ट है और लोएस्ट कॉस्ट पे। उसका हमने पूरे स्पेक्स बनाया, उस पर वर्किंग की, उनकी ड्राइंग्स अप्रूव की, उनकी ड्राइंग अपने सिस्टम के साथ मैच की, उनके प्रेशर वगैरह, मतलब पूरे 3 महीने की एक प्रैक्टिस करके हमने कंप्लीट किया। जब हमने उसकी PR रेस की और वो POK तक पहुंचा तो एंड में क्या हुआ कि एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन नाम के नाम से एक कंपनी है पाकिस्तान, उसने कोट किया उस पर और उसने AES सील का ही ब्रोशर हमें प्रोवाइड किया। तो अब हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था कि हम उसको टेक्निकल TE के अंदर रिजेक्ट कर दें। हमने उसको कंप्लाई किया, 2 को कंप्लाई किया, सिर्फ ग्लोबल को और AES सील को। एंड में क्या हुआ, AES सील दे रही थी हमने 5 लाख रुपए समथिंग की, उसने 1,63,000 रुपए की कोट किया और बिड ले ली उसने। और एंड टाइम पे उसने क्या किया, सील के ऊपर जो AES सील इनग्रेव करता है वो कहीं से भी पता नहीं व्हाट्सएवर कहाँ से करवाया उसने, इनग्रेव करवाया और हमें सप्लाई कर दिया। अब हम फंसे हुए हैं। हमने उसको कहा कि AES सील का टेस्टिंग सर्टिफिकेट दे दो और AES सील का सीरियल नंबर दे दो, बैच नंबर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा है और पूरा PO फंसा हुआ है और हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट ऑन स्टेक था। लेकिन फिर हमने अगेन उसको बाईपास करके अपने मैनेजर से अप्रूवल लेके दोबारा उसको एयरलिफ्ट करवाया AES सील से। लेकिन एक PO जो है वो हमारे शेल्फ में रखा हुआ है 3 महीने से, कभी वो रिप्लाई करता है और कभी वो कोई ईमेल दिखा देता है AES सील की, लेकिन उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देता। हाँ, वो ऑथराइज नहीं है, बिल्कुल इस किस्म के इश्यूज हैं। जी आरिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूँगा क्योंकि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड 10 साल का वेंडर साइड का भी है एक्सपीरियंस। तो होता ये है कि कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो इलीगल सोर्स यूज़ करते हैं, उसमें बर्गमैन की सील्स बड़ी माइनर सी होती हैं, छोटी सी होती हैं। वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू लिखवाते हैं फ्री सैंपल्स विद नो कमर्शियल वैल्यू, या उसकी वैल्यू छोटी सी लिखवा के और EMS या इनके पोस्टल सर्विसेज के थ्रू मंगवा लेते हैं। वो यहाँ से उसको ड्यूटी वगैरह जो पूरी होती है, अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ड्यूटी अगर 20 लाख 15 लाख रुपए है, तो वो ड्यूटी उसके ऊपर 20,000 15,000 रुपए देते हैं और उसको क्लियर करा के देते हैं। 4.5 विद होल्डिंग टैक्स कटवाते हैं और डिलीवर कर देते हैं। उसमें फिर 2 चीजें इशू होती हैं। इन केस हम PRL वाले क्या करते हैं, वी ऑलवेज मेक दी स्पेसिफिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपने एक वर्ड लिया था ना कि स्पेसिफिकेशन, उसमें हम कहते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए और उसके अलावा अगर कोई उसकी है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। अगर ऑथराइज्ड है तो ऑथराइज लेटर, जैसे PSO कभी भी अगर टेंडर फ्लोट करता है तो वो लिखता है ऑथराइज वेंडर्स आर ओनली अलाउड टू कलेक्ट दी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, और वो उसके पास जाती है। वो उस अथॉरिटी लेटर को उस प्रिंसिपल को ईमेल करके बाद में पूछता भी है वेरिफिकेशन कि ऑल्दो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। तो इस ही तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। वरना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना भी चीज बनाता है और बहुत सारी हैं। तो स्पेसिफिकेशन इज द पार्ट वेयर यू ऑलवेज मेक के जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन आपकी 100% परफेक्ट है तो फिर चांस नहीं है कि कोई भी कहीं से भी उसे रूम मिलेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं पे कोई भी वेंडर आपको उस रूम को यूटिलाइज करते हुए आपको नचाएगा। अगर आप उसको रूम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी स्पेसिफिकेशन 100% ऑथेंटिक है, आपने उसमें कोई रूम उसको दिया नहीं है, स्पेस आपने दिया नहीं, और आपने अपनी कंप्लाइंस को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि आप उसे कह रहे हैं कि हमारा जो अटैच, हमारा जो RFQ उसको भी साइन और स्टैम्प करके साथ में भेजें और ये चीजें भेजें, तो फिर वहां पे आप कंप्लीटली सेफ साइड पे हो जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप बात करते हैं तो यही होता है, टू मेक योरसेल्फ एंड टू कीप योरसेल्फ ऑन अ सेफर साइड, that no one can take you into a wrong error जहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो। राइट, ट्रू, सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, यानी उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तब भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, एंड यू नीड टू हैंडल दैट बिकॉज आप रिक्वायरमेंट मैनेजर, आपका काम है। जी उसामा, यू वांट टू से समथिंग? या उसामा? नहीं सर, आरिफ साहब ने बिल्कुल सही बात की है। जी जितने स्टेप्स बताए आरिफ भाई ने, ऑल्दो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं वो जो है
कुछ वेंडर होते हैं जो बड़े बहुत ही समय उनको कोई पैथेटिक वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत टफ टाइम देते हैं आपको कभी कभार, और आप बिल्कुल आप लिख देते हैं कि आपको एथोराइज्ड डीलर हो, सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पेपरा बीच में आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों में हमें तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो ये सारे मामला डेफिनेटली होते हैं और आप इसको कभी भी रोक ही नहीं सकते। अंडर इनवॉइसिंग का भी चक्कर है, दूसरे चैनल्स हैं जहाँ से चीजें आ जाती हैं और उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती है। वो होती जेन्युइन चीज है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो जाली चीज निकलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जेन्युइन चीज होती है लेकिन आई इलीगल चैनल से होती है, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है ना बहुत कम होती है और वो तो आप एग्जैक्टली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो अब इन्वेंट्री के मुताबिक कह रहे हैं क्वांटिटी एंड टाइमिंग। देखिए, बाद इन्वेंट्रीज आपको लोकल सोर्सेज से अवेलेबल होती हैं, उसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, तो उसमें आप कम इन्वेंट्री लेवल भी रख सकते हैं, कम क्वांटिटी से भी कर सकते हैं। और आजकल इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन प्रोग्राम इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि आप इन्वेंट्री अगर ज़्यादा रखते हैं बैकअप में, इट मीन्स आप उसके अंदर अपना कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं, तो इसलिए आपको अब रैशनलाइजेशन करनी होती है। और बहुत सारे जो है सप्लायर्स के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो दूसरे प्रॉब्लम्स तो हल हो जाते हैं, साथ में ये भी हल हो जाता है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो वेंडर आपके लिए स्टॉक रखता है और आपके जो ज़रूरत है उसको मैनेज करता है। तो फिर तो इससे आप इन्वेंट्री को मैनेज करना, खासतौर पे आप अपनी इन्वेंट्री को देखें तो आपकी टोटल कॉस्ट का 40-50% आपके इन्वेंट्री में होता है, चाहे रॉ मटेरियल की सूरत में, चाहे वर्क इन प्रोसेस, चाहे फिनिश गुड्स, और प्लस जो आपके जो मशीनरी मेंटेनेंस की इन्वेंट्री होती है वो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं एज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, फिर चले, फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम इंशाल्लाह मार्केट कंसिडरेशंस करेंगे तो फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू मे आस्क दैट क्वेश्चन। यस जी, तो कल इंशाल्लाह मार्केट कंसिडरेशन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर ये कि डिस्कशन हो, मीनिंगफुल डिस्कशन हो तो इट्स गुड, राइट? एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। असलम साहब हैं तो, मगर आज बात नहीं कर रहे सर। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं सर? खैरियत से? सब खैरियत है। हाँ, आपके होम Thank के you. मुताबिक मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है और मजीद जी कॉन्टेंट जी भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और क्लास में जो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी इनको अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो लड़के ज़्यादा जॉब वगैरह में मसरूफ हैं तो उन तक नॉलेज पहुँच जाए। ठीक ठीक है सर? ओके ओके, थैंक यू ठीक सर है फॉर योर ओके प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। टेक थैंक केयर, अस्सलाम वालेकुम। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। वालेकुम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।